Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive series of videos on the topic of electric potential and capacitance. These videos are tailored for Class 12 CBSE and Maharashtra State Board students, as well as IIT and NET aspirants. The tutorials cover a wide range of concepts, including electric potential, capacitance, parallel plate capacitors, and more. With detailed explanations and examples, the videos aim to provide a strong foundation in this important topic. The series breaks down complex ideas into easy-to-understand segments, making it a valuable resource for students looking to solidify their understanding of electric potential and capacitance, whether preparing for board exams or competitive entrance tests. These tutorials offer a valuable supplement to traditional classroom learning. In addition to theoretical concepts, the videos also provide practical problem-solving strategies, helping students build confidence in their ability to tackle challenging problems in this subject. The comprehensive nature of the series ensures that students of all levels can benefit from the material. Whether they are just beginning to explore electric potential and capacitance or seeking to deepen their knowledge in preparation for advanced exams. Overall, the uploaded series of videos from Ignited Minds Tutorials serves as an invaluable resource for anyone looking to enhance their understanding of electric potential and capacitance. Okay, Bacha Party, today we will start with capacitance. Actually, electrostatic potential and capacitance एक ही बात है, लेकिन हम इसको दो सेगमेंट्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है? So, कैपेसिटेंस मतलब क्या होता है? द वर्ड कैपेसिटेंस एक्चुअली कम्स फ्रॉम कैपेसिटी, ठीक है? कैपेसिटी, ठीक है? और ये कैपेसिटी बेसिकली हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्यों पढ़ते हैं? व्हाई डू वी स्टडी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ चार्जेस, और ये जो कैपेसिटी है वो चार्जेस की ही कैपेसिटी है, ठीक है? ये भाई साहब कैपेसिटी जो है वो चार्जेस की कैपेसिटी है. इट इज बेसिकली द कैपेसिटी टू स्टोर चार्जेस, ठीक है? कैपेसिटी टू स्टोर चार्जेस इज नोन एज कैपेसिटेंस. अभी ये चार्जेस को स्टोर करके क्यों रखना है? बिकॉज जब आप चार्जेस को स्टोर करते हो तो एक एनर्जी क्रिएट होती है. जैसे अगर आप देखोगे पंखा इतना बड़ा एक है, इसमें मोटर है, इसमें भाई साहब वायर कनेक्शंस हैं, ठीक है? किसी ने अगर पंखे को कभी खोला रहेगा, ठीक है? इसमें मोटर है, वायर कनेक्शंस हैं, प्लस जो भी आपके हैं ये सारी चीज़ें हैं. लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो एक सिलेंड्रिकल वेसल होती है. 10-15 रुपये में आ जाएगी ये, और इसको अपन बोलते हैं भाई साहब स्टार्टर, ठीक है? अक्सर आपका पंखा जब आप स्विच दे रहे हैं ऐसे रुक रहा है लेकिन चल नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये स्टार्टर ख़राब हुआ है. 10-15 रुपये में इसको आप रिप्लेस कर देंगे तो यू विल बी एबल टू ऑपरेट दैट फैन. तो ये जो स्टार्टर है दिस इज़ बेसिकली अ कैपेसिटर, ठीक है? ये कैपेसिटर है जिसमें चार्जेस स्टोर्ड रहते हैं. किस तरह से वो चार्जेस स्टोर्ड रहते हैं और वो पंखे को चलने में क्या मदद करता है, वी विल लुक एट इट अ लिटिल लेटर, बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड. तो आपका डेली एग्जाम्पल में सबने ये देखा रहेगा, ठीक है? आपने कभी ये टेस्टर लिया है, राइट? टेस्टर. तो टेस्टर में जब आप स्विच में अंदर डालते हैं या प्लग के अंदर डालते हैं तो वो टेस्टर का बल्ब ग्लो होता है, विच बेसिकली इज एन इंडिकेशन वेदर इलेक्ट्रिसिटी उसमें आ रही है या नहीं. आप यही काम टेस्टर से आप एक कैपेसिटर से भी कर सकते हैं. आपने अगर इन दोनों तारों को बेसिकली स्विच के अंदर घुसाया और फिर बाहर निकाला और ऐसे अगर इसको किया इन तारों को भाई साहब, तो चिड़चिड़ अगर करेगा, अगर भाई साहब उसमें से लाइट निकलेगी, चिड़चिड़ करेगा, तो इसका मतलब वो सही है. समझ में आ रहा है? देखो जैसे ये आपका स्विच होता है ना, आपने इसमें टेस्टर लगाया और ये बल्ब ग्लो हो रहा है. एक में ग्लो होना चाहिए, एक में ग्लो नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ग्लो हो रहा है ये, ठीक है? तो ये सही है. अगर आपने क्या किया भाई साहब, यहाँ पे एक दिस कैपेसिटर लिया और इस कैपेसिटर को भाई साहब इसमें डाला, अब इसको निकाल लिया. अभी इन दोनों तारों को जब आप टच करवाएंगे तो ऐसा चिड़चिड़ करेगा. आपको करंट नहीं लगेगा लेकिन चिड़चिड़ करेगा. अगर चिड़चिड़ कर रहा है तो इट इज़ परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन एज दैट ऑफ अ टेस्टर, मतलब आपका सर्किट ठीक है, ठीक है? क्लियर है? ओके, सो कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, वी कैन नॉट होल्ड पॉइंट चार्जेस और फिक्स देम एट डिजायर्ड पोजिशंस. तो आप भाई साहब चार्जेस को कहीं पे फिक्स नहीं रख सकते हैं, ठीक है? वी कैन नॉट होल्ड पॉइंट चार्जेस और फिक्स देम एट डिजायर्ड पोजिशंस. ये पहली बात हो गई आपके चार्जेस के बारे में. चार्जेस को आप होल्ड करके नहीं रख सकते, ठीक है? कैपेसिटर और कंडक्टर इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स और कंडेंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी. इसको लिख लीजिए भाई साहब. कैपेसिटर होता क्या है? कैपेसिटर एक कंडक्टर है, ठीक है, दैट स्टोर्स और कंडेंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी. ये क्या करेगा भाई साहब? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी को स्टोर करके रखेगा. इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स, कंडेंसेस
इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी। हम पॉइंट चार्जेस को होल्ड करके नहीं रख सकते हैं। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है विच कैन स्टोर और कंडेंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी। फटाफट फटाफट लिख लीजिए भाई साहब। कैपेसिटर्स प्रोवाइड टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन सर्किट्स एंड कैन बी मेड टू रिलीज द एनर्जी व्हेन रिक्वायर्ड। तो भाई साहब जब आप चार्जेस को स्टोर कर रहे हो, ठीक है, वहां पे एनर्जी स्टोर हो रही है और यही एनर्जी आपके बाद में काम आ सकती है। ठीक है, देखो चार्जेस को स्टोर करने से एनर्जी क्यों स्टोर होगी? देखो जैसे समझो यहां पे एक वेसल है, एक लेट्स से एक स्फीयर है, इस स्फीयर में मैंने एक चार्ज को डाल दिया, ठीक है। अभी अगर मैं दूसरे चार्ज को यहां पे डालूं तो क्या इन दोनों में एक पोटेंशियल या रिपल्शन क्रिएट होगा? ऐसे ही भाई साहब बहुत सारे और भी चार्जेस को डाल दूं तो क्या यहाँ पर रिपल्शन रहेगा? तो रिपल्शन रहेगा, इनको आप निकलने नहीं दे रहे हो, तो मतलब आप क्या कर रहे हो? इसका पोटेंशियल बढ़ा रहे हो। अगर ये फूटा तो भाई साहब सब बिखर जाएंगे, है ना। तो इसका क्या बढ़ा रहे हो आप भाई साहब? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे हो। तो चार्जेस को जब आप स्टोर करते हो तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को आप बढ़ा रहे हो और इसी एनर्जी को बाद में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, दिस इज द एनर्जी विच यू कैन यूज लेटर ऑन। तो कैपेसिटर क्या करते हैं भाई साहब? दे प्रोवाइड टेम्परेरी स्टोरेज। Capacitors are providing temporary storage of energy in circuit and can be made to release the energy when required. तो temporary storage provide करते हैं and whenever the energy is required in the circuit, it can be made to release the energy. ठीक है, so the purpose of storing charges is to store energy। और इसी एनर्जी को जैसे यहाँ पे देखो कैपेसिटर में क्या हुआ है, पंखे के कैपेसिटर में पहले से एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है, पहले से एनर्जी स्टोर्ड है। अभी आप जैसे ही उसको ऑन कर रहे हो तो वो एनर्जी भाई साहब कन्वर्ट हो रही है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। पंखे में सब कुछ सही है, आपका मोटर भी सही है, कॉइलिंग भी सही है, वायर भी सही है, सब कुछ सही है, सिर्फ स्टार्टर अगर बिगड़ा हुआ है तो आपका पंखा भाई साहब स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तो उसको आपको 10-15 रुपए में रिप्लेस कराना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। सो कैपेसिटर्स प्रोवाइड टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ एनर्जी। जैसे आप देखो आपके बाइक में पेट्रोल है, ठीक है, लेकिन क्या गाड़ी विदाउट आपके स्टार्ट किया बिना चलेगी? चाहे आप भाई साहब चाबी घुमा के स्टार्ट करें या भाई साहब किक मार के स्टार्ट करें, व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर इग्नाइटिंग दैट फ्यूल। ठीक है, यहाँ पे ऐसा ही होता है, आपका एनर्जी स्टोर्ड है और यही भाई साहब इग्नाइट करता है। ठीक है, इसी को भाई साहब आगे लेकर जाता है। सो कैपेसिटर्स प्रोवाइड टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन सर्किट एंड कैन बी मेड टू रिलीज द एनर्जी व्हेन रिक्वायर्ड। तो जब भी आपका रिक्वायरमेंट होगा उस एनर्जी को अपन रिलीज करवा सकते हैं। When energy is stored in a capacitor, electric field exists within the capacitor। भाई साहब अगर आप ऐसे चार्जेस को एक जगह पे एक्यूमुलेट करेंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी? करेगी भाई साहब, क्योंकि चार्जेस है तो पोटेंशियल है, पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वाइसा वर्सा। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चा पार्टी, जरा फटाफट से लिख लीजिए इसको, जल्दी जल्दी। थियरी पार्ट है, क्विक 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 एवरीवन। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। एवरी कंडक्टर विल हैव अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टोरिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज। भाई साहब देखो एक कंडक्टर है, इसमें आपने भाई साहब एक चार्ज डाला, 2 चार्ज डाला, 3 चार्ज डाला, ऐसा नहीं है भाई साहब इनफाइनाइट चार्ज इस पे आप डाल दो। ठीक है, एवरी कंडक्टर विल हैव अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टोरिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज और पोटेंशियल एनर्जी। बियॉन्ड द लिमिट द डाइलेक्ट्रिक इन विच द कंडक्टर इज प्लेस्ड बिकम्स आयनाइज्ड। इसको समझो। ठीक है, ये आपका एक कोई कंडक्टर है, इसमें आपने चार्जेस डाले हैं भाई साहब। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा चार्ज अगर आप देखो, जैसे कोई तार है, ये तार मैं इसको छू रहा हूं, मैं इसको करंट लग रहा है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि प्लास्टिक से रैप्टअप है ना, प्लास्टिक है, उसके अंदर ये है, अगर मैं लाइव वायर को छू तो भाई साहब खत्म। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये भाई साहब आपके एक प्लास्टिक के अंदर है जिसको हम डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं या इंसुलेटर भी बोलते हैं, ठीक है, इसीलिए मुझे वो शॉक नहीं लग रहा है। समझो ये आपका भाई साहब एक कंडक्टर है, इसमें चार्जेस हैं और ये किसी डाइलेक्ट्रिक से है ऐसा गिरा हुआ। डाइलेक्ट्रिक में तो अगर आपने बहुत ज्यादा स्टोर कर दिया चार्ज तो क्या होगा? ये चार्ज क्या हो जाएगा भाई साहब? आउटफ्लो होगा। कहां पे जाएगा भाई साहब? डाइलेक्ट्रिक में आ जाएगा। डाइलेक्ट्रिक में चार्ज के आने से मतलब वो इंसुलेटर है, लेकिन जब एक्सेस चार्ज हो जाएगा तो भाई साहब वो क्या होगा? वो डाइलेक्ट्रिक में आ जाएगा। ठीक है, वो डाइलेक्ट्रिक में आ जाएगा और डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा भाई साहब? आयनाइज हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक विल गेट आयनाइज्ड। कुछ महीनों पहले यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट हुआ था, ये पूरा ब्लैक हो गया था। ठीक है, क्यों हुआ रहेगा भाई साहब? सोचो, जैसे देखो जितने भी आपके बड़े अप्लायंसेस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी विड्रॉ करने के, जैसे गीजर हो गया या आपका भाई साहब एसी हो गया
या समझ लीजिए माइक्रोवेव ओवन हो गया, ठीक है। ऐसे सारे सर्किट्स में आपको हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि वो जो आपका स्विच है ना वो प्लग से एकदम ठसा रहे, मतलब एकदम ऐसा कोई गैप ना रहे। दूसरे में आप गैप रहोगे तो भी चलेगा, ये एकदम से ठसा रहना चाहिए। क्यों? ठीक है, देखो आपका ये समझ लो प्लग है, ठीक है, ये आपका प्लग है, ये ऊपर वाला तो अर्थिंग का होता है, तो ऊपर वाला तो अर्थिंग का होता है भाई साहब, और ये दोनों भाई साहब आपका एक इनलेट है एक आउटलेट है, ये आपने प्लग को रखा है। अगर आपने गैप रख दिया तो एयर एक डाई इलेक्ट्रिक है या एयर एक इंसुलेटर है, ठीक है। अभी भाई साहब ये एक ऐसा इक्विपमेंट है या एक ऐसा गैजेट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, मतलब ट्रैफिक बहुत हाई है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रैफिक बहुत हाई है। तो अभी क्या होगा भाई साहब, ये जो एयर है जो डाई इलेक्ट्रिक है ये आयनाइज हो जाएगा, और ये जब आयनाइज हो जाएगा तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट हैपेंड, ठीक है। अगर आप भाई साहब इसको फंसा के नहीं रखेंगे तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस हैं, क्योंकि आपका एयर जो डाई इलेक्ट्रिक है इट गेट्स आयनाइज्ड बाय दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस फ्लो में ये आयनाइज हो जाएगा एंड इट विल बेसिकली गेट अ शॉर्ट सर्किट, एक शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो एवरी कंडक्टर विल हैव अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टोरिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज और पोटेंशियल एनर्जी। हर एक कंडक्टर का एक मैक्सिमम लिमिट होता है ऑफ स्टोरिंग द चार्ज और पोटेंशियल एनर्जी। बियॉन्ड द लिमिट द डाइलेक्ट्रिक इन विच द कंडक्टर इज प्लेस्ड बिकम्स आयनाइज्ड। तो आपका भाई साहब डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो आयनाइज्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये जो लिमिट होती है यही इसका कैपेसिटेंस होता है, ठीक है। तो जिस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आप इसको रख रहे हैं वो आयनाइज हो जाएगा, ठीक है। अ कैपेसिटर इज अ डिवाइस which can store more electrical charge और potential energy compared to an isolated conductor, ठीक है। तो भाई साहब एक कैपेसिटर में आप ज्यादा चार्जेस को स्टोर कर सकते हो, ना कि एक आइसोलेटेड। ये वाला कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, अभी हम समझेंगे कि आइसोलेटेड क्या होता है और कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है। सो कैपेसिटर इज अ डिवाइस, इसको लिख लीजिए हाल फिलहाल, अ डिवाइस विच कैन स्टोर मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कंपेयर टू एन आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड कंडक्टर मतलब एक अलग से अगर आपने कंडक्टर रखा है उसकी जितनी चार्ज स्टोरिंग की कैपेसिटी होगी उससे कैपेसिटर की चार्ज स्टोरिंग ज्यादा होगी, क्योंकि कैपेसिटर दो चीजों से बना होता है, एक कंडक्टर और एक डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। कैपेसिटर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ अ कंडक्टर एंड अ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज। कैपेसिटी कैपेसिटेंस भाई साहब, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, व्हाट इज कैपेसिटेंस? द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रिकल चार्ज। कितना इलेक्ट्रिकल चार्ज वो होल्ड करके रख सकता है वही उसकी कैपेसिटी होती है और वही उसका कैपेसिटेंस होता है। आर वी क्लियर? ठीक है, फटाफट से ये लिख लीजिए भाई साहब, थियोरेटिकल पार्ट है, वी विल अंडरस्टैंड वन बाय वन ऑल दीज थिंग्स। डन डन डन, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब चलते हैं आगे की तरफ। ओके, तो यहां पे देखो आपका क्या दिया हुआ है, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। एक कंडक्टर है जो और किसी सिस्टम में नहीं है या किसी सिस्टम से दूर है या किसी डाइलेक्ट्रिक में नहीं है, बस एक कंडक्टर है ऐसा, ठीक है, कुछ भी शेप एंड साइज का हो सकता है। दिस इज एन आइसोलेटेड कंडक्टर, दिस हैपेंस टू बी व्हाट, एन आइसोलेटेड कंडक्टर, ठीक है। So charge Q is given to the conductor spreads on the outer surface। तो आपने जो चार्ज दिया है इसको, ठीक है, जो भी चार्ज दिया है भाई साहब, समझ लो ये आपका कंडक्टर है, दिस इज बेसिकली अ कंडक्टर। तो जो भी चार्ज आपने दिया है ये इसके आउटर सरफेस पे स्प्रेड आउट हो जाएगा, ठीक है। द चार्ज Q spreads on its outer surface, ठीक है। होल कंडक्टर कम्स टू द सेम पोटेंशियल V। पूरा कंडक्टर जो है तो एक सेम पोटेंशियल पे आ जाता है विच इज बेसिकली V, ठीक है। सो व्हेन यू गिव चार्ज टू द कंडक्टर, the charge spreads on the outer surface of the conductor and the whole conductor comes to a potential V, ठीक है, ओके। तो whole conductor comes to a potential क्या हो जाएगा भाई साहब, the whole conductor comes to a same potential V। अभी V जो है भाई साहब आपका, V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, Q से। V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q से, आपने देखा है V इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। जितना ज्यादा आप Q देंगे उतना ज्यादा आपका पोटेंशियल क्रिएट होगा, ठीक है, ओके। तो सिंपल है भाई साहब, यहाँ पे आपका V अगर प्रोपोर्शनैलिटी है तो प्रोपोर्शनैलिटी को जब आप हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो V इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू Q, और ये कांस्टेंट भाई साहब क्या हो जाएगा 1/c, और इसी C को अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, कैपेसिटेंस। इसी C को अपन क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस। व्हेन यू आर एक्चुअली विड्रॉइंग द प्रोपोर्शनैलिटी साइन एंड पुटिंग एन इक्वालिटी साइन, सो इट गेट्स रिप्लेस्ड बाय अ कांस्टेंट, और यही 1/c हो जाएगा, और ये C क्या हो जाएगा आपका कैपेसिटेंस। तो अपन क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज इज इक्वल टू Q बाई C,
वोल्टेज इज इक्वल टू Q बाई सी। आर वी क्लियर? यहां पे आपने क्या किया है, एक किसी कंडक्टर को आपने चार्ज Q दिया हुआ है जिसके वजह से उस पर कितना वोल्टेज क्रिएट किया है V। तो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, V विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज गिवन टू द कंडक्टर अपॉन इट्स कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस। ठीक है, ओके। तो आप देखो यहां पे जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है भाई साहब, फैरेड। ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका, फैरेड। फैरेड कुछ नहीं है भाई साहब, हम इसको कैपिटल F में लिखते हैं। ये C इज इक्वल टू Q इंटू V। तो 1 फैरेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 1 कूलम इंटू 1 वोल्ट, बस इतना ही है। ठीक है, फैरेड इज 1 कूलम इंटू 1 वोल्ट। ठीक है, कस भैया, ठीक है, 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम इंटू 1 वोल्ट। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ज्यादा करके हमारे जो रीडिंग्स होते हैं वो फैरेड बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है, तो हम माइक्रो फैरेड यूज करते हैं। ठीक है, सो 1 माइक्रो फैरेड भाई साहब कितना हो जाएगा, माइक्रो फैरेड दैट विल बी इक्वल टू 10⁻⁻⁶ फैरेड। ठीक है, 1 माइक्रो फैरेड ये कितना हो जाएगा बोलो, 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻⁻⁶ दैट विल बी 10⁻⁻12 फैरेड। अब ये 10⁻12 को अपन क्या लिख सकते हैं, पिको फैरेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, दिस विल बी 1 पिको फैरेड। पिको होता है 10⁻⁻12। ठीक है, ओके, ऑल्सो नोन एज, ओके। ये जो कैपेसिटेंस है बच्चा पार्टी, अभी आप पढ़ेंगे भाई साहब, फॉर्मूला वाइज भी पढ़ेंगे और देखेंगे भी कि ये जो कैपेसिटेंस है ये किन चीजों पे डिपेंड करेगा। व्हाट विल दिस कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन बच्चा पार्टी, कैपेसिटेंस भाई साहब डिपेंड करेगा किस पे, साइज प्लस शेप ऑफ कंडक्टर। ठीक है, जो कंडक्टर है उसके साइज और शेप पे डिपेंड करेगा ये। ठीक है, दूसरे किस पे डिपेंड करेगा भाई साहब, नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। ये जो नेचर है ऑफ सराउंडिंग मीडियम, नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, इससे आता है आपका एप्सिलॉन की वैल्यू। अगर सराउंडिंग मीडियम आपका एयर या वैक्यूम है तो अपन ले लेंगे भाई साहब एप्सिलॉन नॉट। अगर सराउंडिंग मीडियम कुछ और है तो उसका परमिटिविटी लेंगे। ठीक है, तो नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम से आपको क्या मिलती है भाई साहब, नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम से आपको मिलता है भाई साहब परमिटिविटी। व्हाट यू गेट इज परमिटिविटी। क्लियर है, आर वी क्लियर? और क्या है भाई साहब, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स इन द नेबरहुड। अगर भाई साहब दूसरे कंडक्टर्स हुए तो प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स, प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स इन द नेबरहुड, इन नेबरहुड। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? साइज ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, नेचर ऑफ द क्या हो जाएगा भाई साहब, सराउंडिंग मीडियम फ्रॉम वेयर यू विल गेट एप्सिलॉन एंड प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स। इन चीजों पे ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो एक बहुत स्वाभाविक सा प्रश्न ये आता है कि भाई साहब व्हाई इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस नॉट जूल और कूलम। देखो आपने क्या बोला भाई साहब, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस फैरेड है, 1 कूलम इंटू 1 वोल्ट। तो क्या आप भाई साहब कैपेसिटेंस को ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है भाई साहब, कूलम वोल्ट, ठीक है, या जूल्स आप लिख सकते हैं, ठीक है, या कूलम्स में, ये इसमें क्यों नहीं है? आप ये अलग सा साइंटिस्ट का नाम क्यों जोड़ रहे हैं, फैरेड का नाम क्यों जोड़ रहे हैं? ऑब्वियसली फैरेड आपका फैराडे से आ रहा है, लेकिन व्हाई इज इट दैट यू हैव टू अप्लाई अनदर फैरेड टू दिस, मतलब ये क्यों है? समझ में आ रहा है? आप कूलम वोल्ट भी बोल सकते थे ना भाई साहब इसको, कि कैपेसिटेंस का यूनिट कूलम वोल्ट हो गया, ठीक है, या जूल्स बोल सकते थे। व्हाई इज इट दैट, भाई देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब क्या होता है, जूल्स होता है ना। आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब एनर्जी को एक्सप्रेस करते हैं तो दैट इज बेसिकली व्हाट, जूल्स। तो आप यहाँ पे कैपेसिटी को कूलम वोल्ट का यूनिट दे सकते थे, या कैपेसिटी को भाई साहब जूल्स का यूनिट दे सकते थे। व्हाई इज इट दैट यू नीड अ सेपरेट यूनिट फॉर फैराडे, और या फैराडे क्यों चाहिए आपको, ठीक है? सो देयर इज अ रीजन टू इट, ठीक है। कैपेसिटेंस आपने देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे भाई साहब सवाल बन जाते हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस जो है वो किससे रिलेटेड है, वो डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर से रिलेटेड है। देखो डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर से, ठीक है, ये डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर से रिलेटेड है। कैपेसिटेंस इज बेसिकली जस्ट रिलेटेड टू डायमेंशंस, नॉट टू क्यू से रिलेटेड नहीं है, कितना चार्ज है उसमें उससे रिलेटेड नहीं है, ये डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर से रिलेटेड है। जैसे देखो और किससे रिलेटेड है, जैसे आपने अभी देखा, देखो किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर मतलब डायमेंशन, नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम इस पे डिपेंड कर रहा है, और अगर कोई दूसरा अदर कंडक्टर वहां पे प्रेजेंट हुआ तो, ठीक है। मतलब यहां पे तो चार्ज की बात आपने की नहीं, इस कंडक्टर में कितना चार्ज आप स्टोर कर रहे हैं उसकी बात तो आपने की नहीं है, ठीक है। आपने यहां पे किसकी बात की है, साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम विच गिव्स यू द परमिटिविटी,
एंड प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स इन द नेबरहुड, यही सारी चीजें हैं, ठीक है। ओके, तो जैसे समझो अगर कोई आपने यहाँ पे टंकी रखी है, ठीक है, लेट्स से ये टंकी का इसमें पानी भरा जा रहा है, इसकी एक कैपेसिटी होगी, इस कैपेसिटी को आप लीटर में, मीटर क्यूबिक में जैसा एक्सप्रेस करना चाहें वैसा करेंगे, ठीक है। ओके, इस टंकी को भाई साहब लेट्स से आपने ऑयल में रख दिया, ठीक है, लेट्स से आपने ऑयल में रख दिया, तो भाई साहब क्या इसका कैपेसिटी चेंज हो जाएगा? जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 100 लीटर्स की कोई टंकी है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 100 लीटर्स की, ठीक है। अगर मैंने इसको ऑयल में रख दिया तो विल इट रिमेन द सेम 100 लीटर्स की चेंज हो जाएगा? विल इट रिमेन द सेम? इट इज गोइंग टू रिमेन द सेम 100 लीटर्स, राइट, ठीक है। ओके, यहाँ पे मुद्दा ये है कि आप 1 फैरेड क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो फैरेड है ये बेसिकली डिपेंड कर रहा है इसके कैपेसिटी पे, इसके डायमेंशन पे और सराउंडिंग मीडियम पे। तो अगर मैं बोलूं कि भाई साहब अगर मैंने एक कैपेसिटर लिया है, एक कैपेसिटर लिया है और लेट्स से उसका कैपेसिटेंस कितना है भाई साहब? 1 फैरेड इन लेट्स से ऑयल, तो और 3 फैरेड इन वाटर, ऐसा हो जाएगा भाई साहब, वो मीडियम पे डिपेंड करेगा। सो दैट इज द रीजन हम कूलम वोल्ट नहीं ले सकते, वी कैन नॉट टेक इट एज कूलम वोल्ट, ठीक है। तो इसके लिए हमको फैरेड लेना पड़ेगा। फैरेड विल डिपेंड अपॉन द डायमेंशंस एज वेल एज ऑन द सराउंडिंग मीडियम। तो अगर मैं बोल रहा हूं ना कि भाई साहब 1 फैरेड है, लेट्स से 1 फैरेड है आपका एक किसी कैपेसिटर का आपका कैपेसिटेंस दैट इज इन ऑयल और 3 फैरेड है इन वाटर। सो द मोमेंट यू आर टॉकिंग अबाउट अ डिफरेंट मीडियम, द वैल्यू ऑफ दिस कैपेसिटेंस चेंजेस। Here the value is not changing, even if you happen to change the surrounding medium, the value is not changing. ये 100 लीटर का है, इसको तेल में डालो, पानी में डालो या कुछ भी मत रखो तो भी इसका 100 लीटर का ही कैपेसिटी रहेगा। सो एक यूनिवर्सल हो गया ये, लेकिन ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। कैपेसिटेंस एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये डिपेंड करेगा मीडियम पे, ये डिपेंड करेगा डायमेंशन पे और ये डिपेंड करेगा मीडियम पे। इसीलिए आपने एक अलग यूनिट लिया है दैट इज फैरेड। इसीलिए भाई साहब आप कूलम वोल्ट वाला यूनिट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कूलम वोल्ट तो आपका सेम ही रहेगा ना भाई साहब, ठीक है। आप किसी भी मीडियम में डालो, ये इसमें भी ऑयल में भी वही कूलम और वोल्ट रहेगा और वाटर में भी वही कूलम और वोल्ट रहेगा, लेकिन कैपेसिटी आपकी अलग होगी। और ये कैपेसिटेंस क्यों अलग होगा? क्योंकि आपने मीडियम को चेंज किया है, जिसके वजह से क्या चेंज हुआ है? परमिटिविटी चेंज हुई है, और परमिटिविटी की वजह से आपका भाई साहब कैपेसिटेंस चेंज हुआ है। इसीलिए हम कूलम वोल्ट का यूनिट कैपेसिटेंस को असाइन नहीं करते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? और ये रिपीट टेलीकास्ट चाहिए। हम कैपेसिटेंस को, कैपेसिटेंस में आपने क्या देखा भाई साहब? कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू इन क्यू है भाई साहब, आपका कैपेसिटेंस देखो क्यू इंटू वी है, नहीं यार अपने क्या रह दिया, हाँ ठीक है, आपका भाई साहब वी इज इक्वल टू, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। कैपेसिटेंस भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस इज इक्वल टू कूलम पर वोल्ट, ठीक है, कूलम पर वोल्ट है, ठीक है, कूलम पर वोल्ट है। तो अगर हमने कूलम पर वोल्ट लिया, हम ये यूनिट क्यों नहीं डिजाइन कर रहे हैं? कैपेसिटेंस को हम कूलम पर वोल्ट ऐसा नहीं लिखते हैं या जूल्स नहीं लिखते हैं, इसको अपन इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि आपका जो फैरेड है वो इससे अलग है। सिर्फ कूलम और वोल्ट के ऊपर से ही आपका कैपेसिटेंस नहीं आता है, आपका कैपेसिटेंस आता है परमिटिविटी ऑफ द सराउंडिंग मीडियम पे भी। एक ही चीज का कैपेसिटेंस आपको ऑयल में अलग मिलेगा, वाटर में अलग मिलेगा, एयर में अलग मिलेगा, किसी दूसरे मीडियम में अलग मिलेगा। So capacitance will change not only as per the dimensions of the capacitor but also as per the surrounding medium की permittivity, ठीक है। And that is the reason we are assigning a separate unit of farad instead of just coulomb per volt। हम यहाँ पे भाई साहब कूलम पर वोल्ट की जगह पे हम एक सेपरेट यूनिट फैरेड असाइन कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है? ओके, व्हाई द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज नॉट जूल्स और कूलम? कैपेसिटेंस इज अ मेजर ऑफ डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो कैपेसिटेंस भाई साहब क्या मेजर कर रहा है? आपका डायमेंशंस को मेजर कर रहा है, ठीक है। और क्या है भाई साहब आपका? नथिंग अबाउट चार्ज इट कैन स्टोर और इट वेरीज फ्रॉम मीडियम टू मीडियम। तो ये यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन हमको चार्ज स्टोरिंग, क्या हो गया? सो यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन हमको चार्ज स्टोरिंग के बारे में नहीं मिल रही है, ठीक है। कैपेसिटेंस से वी डू नॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टोरेज ऑफ चार्जेस, ठीक है। दिस इज रिलेटेड टू भाई साहब कैपेसिटेंस से रिलेटेड टू डायमेंशंस, और किस पे रिलेटेड है भाई साहब? डायमेंशंस एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, तो सराउंडिंग मीडियम के डायमेंशन पे। कैपेसिटेंस किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है अकबर? किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा आप बताइए? ओके, नेचर ऑफ द
और नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम से आपको क्या मिलता है? परमिटिविटी मिलती है, ठीक है। तो नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आप लोग का अटेंशन लेवल बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड है। 1 घंटे का क्लास है लेकिन अटेंशन चितर बितर है, पूरा चितर बितर है। सबके सर पर तलवार लटक रही है, एग्जामिनेशन। आप लोग हर बार आके मेरे को बोलते हो, प्रेशर देते हो, लेकिन खुद भी थोड़ा प्रेशर लो यार। और मेरे को नहीं लगता यहाँ पे कि कोई भी कोई प्रेशर ले रहा है। आई डोंट सी दैट। सब मतलब कोई मतलब नाक रगड़ रहा है, कोई वैसा मुंह रगड़ रहा है, कोई वैसा देख के इसको हंस रहा है। और व्हाट जोकरी इज हैपनिंग यार? आई कैन यू अफोर्ड मी टू डू द सेम? तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस भाई साहब क्या हो जाएगा? अगर आपका जो कैपेसिटी है और आपके स्पिरिट्स को स्टर अप करने के लिए व्हाट डू आई नीड टू डू? व्हाट डू आई नीड टू डू? टेल मी ना। कोई वैसा अपने टाइम पे आ रहा है, कोई वैसा मैसेज कर रहा है मेरा टूथ एक हो रहा है इसलिए मैं आ नहीं सकता। अरे भाई साहब क्या चल रहा है? ये मजाक चल रहा है? टूथ एक हो रहा है तो वैसा आ नहीं सकते हैं। मैं 2 इंजेक्शंस पे हूं पेन किलर के। मेरे बॉडी पे कहीं पे पेन है जहां पे मैं खड़ा नहीं रह सकता। यू गाइज आर स्टूडेंट्स और व्हाट? मजाक कर रहे हो साइंस लेकर? टूथ एक है तो मैं आ नहीं सकता। अरे भाई साहब एक पेन किलर दिखा रहे मेरे को, भाई साहब ये पेन किलर का इंजेक्शन, पेन किलर का मेरे को ये मिला हुआ है, दवाई मिली हुई है मेडिकल से। क्या क्या करूं मैं उसका? हो गया ना, खत्म हो गई ना बात। व्हाट नॉनसेंस है? एक टूथ एक हुआ है भाई साहब, हम यहाँ क्या बॉम्ब डिफ्यूज करने वाले हो क्या भाई साहब? तुमको देखना है क्या पढ़ाया जा रहा है, बस उसको फॉलो करना है। आई हैव टूथ एक सो आई कैन नॉट कम। क्या किंडरगार्टन वाले धमाके वाले आपके एक्सक्यूजेस है भाई? ये साइंस आप लेते हैं, 2 साल बाद ना साइंस आपके लिए लेती है। सीधे शब्दों में बोलूं तो यही है, और बहुत बुरी तरह से लेती है। दिख रहा है ना तांडव नीट में? क्यों है ये तांडव? लोग वैसा 50 लाख देकर कैसे भी करके अपने बच्चे को पास कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि असाध्य है ये, उनके औकात से बाहर है। अपने बलबूते पे मार्क्स लाना हैसियत से बाहर है, इसीलिए इस चीज को खरीद रहे हैं वो। एंड आई डोंट थिंक यू बिलोंग टू अ कैटेगरी अदरवाइज। आपके एटीट्यूड्स ये बता रहे हैं। हर रोज मैं देखता हूं यार इस बैच में, मतलब अटेंशन लेवल की इतनी कमी है ना, पता नहीं मतलब क्या सोचकर आप घर से निकलते हैं। Capacitance is a measure of the dimensions of the conductor, nothing about the charge it can store as it varies from medium to medium। तो हर मीडियम में भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? मीडियम में परमिटिविटी का चेंज होगा, और इसीलिए आपका भाई साहब डायमेंशन। तो कैपेसिटेंस सिर्फ और सिर्फ किससे कोरिलेटेड है? डायमेंशन से और परमिटिविटी से, which basically depends upon the nature of the surrounding medium or dielectric। ठीक है। C of a conductor does not change on the nature of its material and the amount of charge existing on the conductor। ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर भाई साहब इस पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड नहीं करता है भाई साहब? ठीक है, ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल एंड द अमाउंट ऑफ चार्ज एग्जिस्टिंग ऑन द कंडक्टर। कितना भाई साहब चार्ज है या उसका नेचर ऑफ मटेरियल क्या है। ठीक है, ये जरा फाइंड आउट कीजिए कैपेसिटेंस का डायमेंशन। दिस शुड बी अ केक वॉक फॉर यू। फिजिकल बीमारियों का ना फिर भी इलाज है भाई साहब, मेंटल बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। और सबसे बड़ा मेंटल बीमारी है आपकी बोरियत। आप इतना एडिक्टेड हो चुके हैं ना एंटरटेनमेंट से, ये आपके लिए बहुत बोरिंग है। हर चीज से आपको तड़कता भड़कता कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए, और यही हकीकत है। क्या होगा डायमेंशन? जल्दी फटाफट देखो भाई साहब, एक डायमेंशन निकालने बोल रहे हैं भाई साहब,
किसी का आया ये? नो, माइल्स अवे। कैपेसिटेंस भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? देखो कैपेसिटेंस हो गया आपका Q बाई V, है ना? कैपेसिटेंस क्या हो गया आपका? Q बाई V। Q क्या होता है? व्हाट इज Q? Q का डायमेंशन क्या हो जाएगा? वर्क डन क्या होता है आपका? अरे बोलो ना भाई साहब। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज बेसिकली वोल्टेज, है ना? तो आपका भाई साहब यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा? वोल्टेज इंटू Q लिख सकते हैं, बोलो। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज वोल्टेज, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वोल्टेज इंटू Q, ठीक है? या अपन वोल्टेज को क्या लिख सकते हैं? वर्क डन अपॉन Q, ठीक है? चलिए Q का भाई साहब कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे ये Q लिखा हमने, ये सब हम डायमेंशंस के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है? ये हो गया आपका वर्क डन अपॉन Q, तो ये कितना हो गया? Q स्क्वायर बाई W। Q कितना होता है बोलो? आपका I कितना होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है? इसका डायमेंशन क्या है? एम्पियर। इसका डायमेंशन क्या है भाई साहब? टाइम। ये हो गया आपका I, ठीक है? तो यहां पे क्या लिख सकते हैं बोलो? a स्क्वायर टी रेस टू माइनस टू, a बाई टी, a स्क्वायर टी रेस टू माइनस टू। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? वर्क डन या एनर्जी क्या होता है भाई साहब? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा? m इंटू एम एल टी माइनस टू, ठीक है? इंटू एल, तो ये कितना हो जाएगा? m एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो दिस विल बी हाउ मच? m रेस टू माइनस वन, m रेस टू माइनस वन, l रेस टू माइनस टू, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? t रेस टू माइनस टू, और यहाँ पे आपका m l t माइनस टू। यहाँ पे a इज इक्वल टू q बाई टी। कैंसिल कैसे हो रहा है भाई साहब यहाँ पे? हाँ, फोर्स एम एल T4 नहीं, हाँ क्या होगा? Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। Q इज इक्वल टू, या I को अपन लिख सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ना, Q बाई टी। तो आपका यहाँ पे Q कितना हो जाएगा? I इंटू टी, दैट इज A इंटू टी। तो आपका ये हो जाएगा A स्क्वायर टी का स्क्वायर, A स्क्वायर टी का स्क्वायर, सो दैट विल बी A का स्क्वायर डी टी रेस टू 4 हो गया, ये A रेस टू स्क्वायर। दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है? सो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ये भाई साहब नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। कैपेसिटेंस विल डोंट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल एंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, और ये भाई साहब चार्ज पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है। वी विल सी while वी आर डिराइविंग इट कि कैसे ये डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ इसके डायमेंशंस पे और परमिटिविटी ऑफ द सराउंडिंग मीडियम पे, और दूसरा कोई अगर कंडक्टर रहा आजू बाजू उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है? ओके, तो समझ लो भाई साहब हमने कोई कैपेसिटेंस लिया हुआ है यहाँ पे, लेट्स से एक कंडक्टर लिया हुआ है, ठीक है? एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया हुआ है, लेट्स से दिस इज बेसिकली अ स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है? स्फेरिकल कंडक्टर में आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस चार्ज ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये आपका एक स्फेरिकल कंडक्टर है, और इसमें भाई साहब कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट्स से आपका यहाँ पे रेडियस कितना हो गया? r, ठीक है? रेडियस हो गया r। तो अपने को मालूम है, देखो हमने उस दिन डिराइव किया था, पोटेंशियल एट सरफेस कितना हो जाएगा? दैट विल बी, सरफेस में आपका हो जाएगा q बाई, लेट्स से q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। समझ में आ रहा है? ये अपने डिराइव किया था उस दिन, ठीक है? ओके, तो कैपेसिटेंस भाई साहब कितनी हो जाएगी? देखो आपका q कितना होता है? CV, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा भाई साहब? Q बाई V, ठीक है? अब इस Q को लिख लो भाई साहब Q, और आपका V कितना हो जाएगा बोलो? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये Q और Q कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये हो गया आपका कैपेसिटेंस। अब तक जो हम बोलते आ रहे थे कि भाई साहब कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज, यहाँ पे देखो कोई चार्ज नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस। डायमेंशन कौन दे रहा है आपको? r, ठीक है? इट डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस एंड द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये देखो परमिटिविटी ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, दिस इज व्हाट इज कंफर्मिंग दैट कैपेसिटेंस ओनली डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर, दैट इज द साइज ऑफ द कंडक्टर एंड द परमिटिविटी ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। तो इस फॉर्मूले से ये आइडिया आपका क्लियर हो जाता है। यहाँ पे तो हमने सिर्फ एक स्फेरिकल कंडक्टर को लिया है, उसी से ये बात पता चल जाती है, ठीक है? तो स्फेरिकल कंडक्टर का भाई साहब कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो अपन बोल सकते हैं कि कैपेसिटी या कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, ऐसा बोल सकते हैं भाई साहब, ठीक है? मतलब जैसे जैसे r को बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, मतलब स्टोरेज की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। तो क्या अपन बोल सकते हैं C1 बाई C2
इज इक्वल टू R1 बाई R2। अगर दो अलग अलग मटेरियल से बने हुए दो अलग अलग आपके कैपेसिटर्स हैं, एक का रेडियस है R1, दूसरे का रेडियस है R2, ठीक है। कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज इज ऑन द कंडक्टर, इस पे डिपेंड नहीं करता है। हाँ, मटेरियल ऑफ द सराउंडिंग मीडियम पे जरूर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपका भाई साहब C1 बाई C2 इज इक्वल टू R1 बाई R2 इफ मीडियम, सराउंडिंग मीडियम आपका सेम है, इफ सराउंडिंग मीडियम इज सेम। क्या हम बोल सकते हैं ये भाई साहब, अगर भाई साहब सराउंडिंग मीडियम सेम होगा तो एप्सिलॉन नॉट सेम होगा, 4 पाई तो कांस्टेंट है तो कैंसिल हो जाएगा, तो R1 बाई R2 हो जाएगा। क्लियर है। अगर दो कंडक्टर्स हैं या दो कैपेसिटर्स हैं जिनका भाई साहब मटेरियल अलग अलग है लेकिन सराउंडिंग मीडियम सेम है और एक का रेडियस है R1, दूसरे का रेडियस है R2, तो आपका C1 बाई C2 कितना हो जाएगा, R1 बाई R2। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम ये डेरिवेशन क्लियर है भाई साहब, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आइसोलेटेड। हम बार बार देखो ये आइसोलेटेड क्यों बोल रहे हैं, व्हाई आर वी सेइंग आइसोलेटेड, क्योंकि इसमें जो मीडियम है आपका वो क्या है, पहला बात एयर है जिसकी वजह से आप एप्सिलॉन नॉट ले रहे हो, ये आइसोलेटेड हो गया। और दूसरा क्या है, इसके सराउंडिंग में कोई भी दूसरा कंडक्टर नहीं है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि कैपेसिटेंस तीन चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो भाई साहब आपका डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर, एक तो सराउंडिंग मीडियम की परमिटिविटी, और तीसरा क्या है भाई साहब, अगर सराउंडिंग मीडियम में कोई कंडक्टर लाई कर रहा है तो यहां पे आइसोलेटेड अगर हमने बोल दिया है तो इसका मतलब ये अकेला लाई कर रहा है, इसके आजू बाजू कोई दूसरा कंडक्टर नहीं है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। सो अगर आप देखोगे अर्थ भी आपका क्या है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है। आपने अभी क्या देखा भाई साहब, C इज इक्वल टू Q बाई V, ठीक है। और C की वैल्यू क्या है भाई साहब, अगर स्पीयर है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है भाई साहब, R। अभी आप देखो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 रेज टू 9, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बाई 9 इंटू 10 रेज टू 9, ठीक है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 1 बाई 9 इंटू 10 रेज टू 9। रेडियस ऑफ अर्थ होता है कितना, 6400 किलोमीटर्स। इसको अगर अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6.4 इंटू 10 रेज टू 6 मीटर्स लिख सकते हैं, बोलो 1 2 3, ये हो गया 6.4 इंटू 10 रेज टू 3 किलोमीटर्स। मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 रेज टू 3 इंटू 10 रेज टू 3 तो 10 रेज टू 6 हो गया। सो दिस विल बी इंटू 6 इंटू भाई साहब 10 रेज टू 6.4 इंटू 10 रेज टू 6। इस पूरे का भाई साहब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अपने को कितना आ जाएगा, 711 इंटू 10 रेज टू -6, ठीक है। ये आएगा भाई साहब यूनिट क्या, फैरेड, ठीक है। सीधा फैरेड लिख देंगे। 1 फैरेड होता है भाई साहब आपका कितना, 1 कूलम इंटू 1 वोल्ट, ठीक है। 1 फैरेड मतलब आपका हो गया भाई साहब, नहीं 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट हो जाएगा ना। कैपेसिटेंस क्या होता है भाई साहब, Q बाई V, तो 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट, तो 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट, ठीक है। क्लियर है? तो आपका कितना आ गया ये 711। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, हमेशा माइक्रो फैरेड में ही कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि फैरेड जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 711 माइक्रो फैरेड। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। चलिए भाई साहब ये सवाल करना है फटाफट से, क्विक क्विक। 2 यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर्स स्फेरिकल ड्रॉप्स एट पोटेंशियल V, कोआलसेल्स, ठीक है, मतलब ज्वाइन होते हैं टू फॉर्म अ लार्जर ड्रॉप। कोआलसेल्स मतलब आपका भाई साहब दे आर ज्वाइनिंग टू फॉर्म अ लार्जर ड्रॉप। इफ कैपेसिटी ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप इज C, देन फाइंड द कैपेसिटी एंड पोटेंशियल ऑफ द लार्जर ड्रॉप। आपको वैसा पोटेंशियल का आंसर यहां पे दिया हुआ है। चलिए जल्दी 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 फटाफट, हो गया डन डन। देखो भाई साहब हमने मान लिया, लेट से लार्जर ड्रॉप का रेडियस R है, या अपन मान लेते हैं भाई साहब यहां पे स्मॉलर ड्रॉप का भाई साहब रेडियस कितना है, R। तो लार्जर ड्रॉप का भाई साहब रेडियस कितना हो जाएगा, आप देखेंगे कि इसी पे बेस्ड एक CBSE का सवाल आया हुआ है, CBSE का ही सवाल, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। ये तो अलग है लेकिन एकदम सेम ही है ऑलमोस्ट। वहां पे आपको यूनिट्स दिए हुए हैं, वहां पे आपको दिया हुआ ये रेडियस है वो रेडियस है। यहाँ पे अपन स्मॉलर ड्रॉप कितना क्या हो गया भाई साहब, रेडियस R। लार्जर ड्रॉप लेट से हमने मान लिया भाई साहब कैपिटल R, ठीक है। तो 2 स्मॉलर ड्रॉप्स मिलकर एक लार्जर ड्रॉप बना रहे हैं, तो आपका एक स्फीयर का रेडियस वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई R3, ठीक है। तो स्मॉलर ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई R3, और लार्जर ड्रॉप के कितने हैं, 2, ठीक है। तो ये
इसका मतलब ये दो मिलाकर एक लार्जर ड्रॉप का वॉल्यूम होगा, है कि नहीं? क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ये दोनों का वॉल्यूम मिलाकर एक लार्जर ड्रॉप का वॉल्यूम होगा। क्या इतना समझ में आ रहा है? द वॉल्यूम ऑफ टू स्मॉलर ड्रॉप्स विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर ड्रॉप। ये 4/3 पाई और ये कैंसिल हो गया भाई साहब। यहाँ पे 2r³ की वैल्यू कितनी हो गई? कैपिटल R³। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्यूब रूट ऑफ 2r³, दैट विल बी हाउ मच? 2⁻⁴ r। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? 2⁻⁴ r। क्लियर है? क्लियर है? ओके, चलिए भाई साहब, पहले वाले का 2 यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल, तो इनका भाई साहब पोटेंशियल क्या है? ये दोनों का भाई साहब पोटेंशियल है V और लेट्स से कैपेसिटेंस है C, ठीक है? ओके, ये जो कैपेसिटेंस है ये कितना हो जाएगा बोलो? 4πε0 r स्मॉल r, ठीक है? ओके, अभी जो लार्जर ड्रॉप बना है उसका कैपेसिटेंस कितना होगा? लेट्स से C' लिखा हमने, ठीक है? इसका कैपेसिटेंस कितना होगा बोलो? 4πε0 कैपिटल R, सिंपल भाई साहब, ठीक है? ओके, अभी अगर अपन C'/C करते हैं कितना आ जाएगा बोलो? 4πε0 कैपिटल R बाई 4πε0 स्मॉल r, पूरा कट्टम कुट्टम। इस r के जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? 2 1/3 r अपॉन r, ये कैंसिल हम, तो C' की वैल्यू कितनी आ गई? 2 1/3 C। समझ में आ रहा है भाई साहब? जो ओरिजिनल कैपेसिटेंस था उसका भाई साहब C', ठीक है? ओके, इस पे आते हैं भाई साहब अपन, ठीक है? यहां पे वोल्टेज देखो दिया हुआ है V और आपका Q नहीं दिया हुआ है। Q क्या होता है भाई साहब? C/V होता है, ठीक है? समझ लो इसका चार्ज है Q और इसका चार्ज भी कितना है भाई साहब? Q, ठीक है? क्लियर है? Q कितना होता है आपका? CV होता है। ओके, सॉरी नहीं, Q CV होगा ना, C आपका Q/V होगा, Q तो CV होगा ना। Q आपका चार्ज इज इक्वल टू C इंटू V, ठीक है? तो ये स्मॉलर ड्रॉप का हो गया। अभी लार्जर ड्रॉप का Q' कितना हो जाएगा बोलो? लार्जर ड्रॉप का, जैसे अपन ने कैपेसिटेंस निकाल लिया, तो Q' कितना होगा? नहीं, C' पे नहीं जाना है। अरे इन दोनों को मिलाकर बना है ना, तो लार्जर ड्रॉप का चार्ज कितना हो गया? 2 इंटू, अरे नहीं भाई, C' पे नहीं जाना है। 2 इंटू 2 उसका 2 और इज इक्वल टू, अरे बाबा मैं सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, एक चार्ज Q है, दूसरा चार्ज Q है, लार्जर ड्रॉप बना 2Q ना भाई साहब, समझ में आ रहा है? तो ये लार्जर ड्रॉप का पहले चार्ज क्या हो गया? 2Q। आप जो बोल रहे हो वो गलत नहीं है। मैं यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इन दोनों ड्रॉप्स को कंबाइन करके आपने एक लार्जर ड्रॉप बनाया है, तो बट ऑब्वियस सी बात है इसका कितना हो जाएगा? 2Q, ठीक है? लेट्स से इसका भाई साहब आपको यहाँ पे क्या पूछा? इसका वोल्टेज पूछा है, लेट्स से V' है, और लेट्स से इसका कैपेसिटेंस कितना है? C' है। तो जो आपके लिए यहाँ पे वैलिड है QCV के लिए, वो यहाँ पे भी वैलिड होगा। तो क्या अपन लिख सकते हैं? Q' इज इक्वल टू C' इंटू V', ऐसा लिख सकते हैं लार्जर ड्रॉप के लिए, ठीक है? ओके, चलिए भाई साहब, लार्जर ड्रॉप में इसको क्या लिख दिया भाई साहब अपन ने? 2Q, ठीक है? अगर 2Q है तो इसका मतलब क्या होगा बोलो? देखो Q' इज इक्वल टू 2Q और Q क्या है? CV है। तो क्या लिख सकते हैं बोलो? बोलो ना, बोलो। 2CV लिख सकते हैं, बोलो इसको। Q की वैल्यू क्या है? CV, ठीक है? चलिए, इस Q' की जगह पे अपन ने क्या लिख दिया? 2 कैपिटल CV। इस C' की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? 2 1/3 C लिख सकते हैं, बोलो। और ये हो गया आपका V', ये C और ये C मर गया, ठीक है? तो आपका V' कितना आया बोलो? V' विल बी इक्वल टू 2/2 1/3 V, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 2 1 माइनस 1/3 V। तो V' की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 2 2/3 V। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, 2 2/3 V ये हो जाएगा इसका पोटेंशियल। क्लियर है? ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब, यहां पे दिया हुआ है कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 1 माइक्रोफैरड, व्हाट चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल। गलत दिया हुआ है, माइक्रोफैरड क्यों होगा भाई साहब? वोल्टेज है, लेट्स से हमने यहाँ पे ले लिया 100 वोल्ट्स, ठीक है? रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय 100 वोल्ट्स। फटाफट, एकदम इजी है। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर दिया हुआ है भाई साहब, कितना है? 1 माइक्रोफैरड, ठीक है? कैपेसिटेंस भाई साहब दिया हुआ है आपको 1 माइक्रोफैरड, ठीक है? दैट इज हाउ मच? 10⁻⁻⁶ फैरड। व्हाट चार्ज, कितना चार्ज चाहिए? इसके पोटेंशियल को भाई साहब क्या करना है आपको? पोटेंशियल को बढ़ाकर करना है 100 वोल्ट्स, ठीक है? पोटेंशियल को भाई साहब बढ़ाकर करना है कितना? 100 वोल्ट्स। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा भाई साहब? व्हाट विल बी द चार्ज दैट विल बी रिक्वायर्ड? अरे बोलो ना बोलो। Q इज इक्वल टू CV, सिंपल, ठीक है? तो आपका C कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे? 10⁻⁻⁶ इंटू V। V भाई साहब कितना हो गया आपका? 100, ठीक है? सो दैट विल बी हाउ मच? 10⁻⁻⁴,
ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻⁴ कूलम, ठीक है, ये हो गया Q। अब इस 10⁻⁻⁴ को अगर अपन माइक्रो कूलम लिख रहे हैं तो अपन ऐसा लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻⁻⁶ लिख सकते हैं कि नहीं। 10⁻⁴ को ऐसा लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻⁶ कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, देखो 100, इसको अपन क्या लिखेंगे, माइक्रो कूलम, ये हो गया आपका आंसर। दिस विल बी द चार्ज, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट। रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज 2 मीटर्स। दिस इज केप्ट इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अभी आप बोलोगे भाई साहब ये क्या हो गया डाइलेक्ट्रिक, ये दुनिया भर, हाँ नहीं, थोड़ा सा देखो, आपको डाइलेक्ट्रिक में घुसने की जरूरत नहीं है। हमने जो जहां तक भी पढ़ा है उससे ये सॉल्व हो जाएगा। आपने पूरी विस्तारित रूप से देखा नहीं है कि डाइलेक्ट्रिक से कैसे इन्फ्लुएंस होता है, या डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो कैसे आपका आंसर फ्लक्चुएट होगा। वी हैव नॉट येट अराइव्ड एट इट, ठीक है। सो व्हाटएवर यू हैव स्टडीड इट विल बी सफिशिएंट इनफ टू क्रैक दिस प्रॉब्लम। चलिए फटाफट, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। भाई साहब पहला देखो क्या है, रेडियस दिया हुआ है तुमको, रेडियस कितना दिया हुआ है 2 मीटर्स, तो कैपेसिटेंस कितनी होती है, अब भी बड़ा है ताजा ताजा स्फेरिकल 4πε0 r, ठीक है। 4πε0 की वैल्यू क्या होगी 1/9 इंटू 10⁻⁹, क्योंकि 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, तो ये होगा 1/9 इंटू 10⁻⁹। और r की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब 2, ठीक है, ये जो भी वैल्यू आएगा देखो यहाँ पे, ठीक है, 2/9 कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 9 2 18 होता है, तो 2.2 इंटू 10⁻⁻10 फैरेड आ गया ये, ठीक है। क्लियर है, ये तो एकदम आसान था। मैक्सिमम चार्ज विच कैन बी स्टोर्ड इन दिस कंडक्टर, ठीक है। आपको यहाँ पे भाई साहब दिस इज केप्ट इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ये ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम होता है, ठीक है। तो आप देखो भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बोलो फॉर्मूला बोलो, स्फेरिकल कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखो देखो इनका भाई साहब, स्फेरिकल कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्फेरिकल कंडक्टर है उसके सरफेस पे क्या हो जाएगा, अरे भाई साहब Q/4πr नहीं r² होगा सरफेस का, हाँ किसी का भी r² ही होगा। फोर्स और आपका देखो ऐसा देखो ना, समझो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे ये पूछा, r नहीं होगा भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी r नहीं हो सकता, r² में ही आएगा। क्यों, देखो फोर्स जो है वो क्या है भाई साहब, कूलम लॉ के हिसाब से इनवर्स स्क्वायर लॉ पे डिपेंड करेगा। कोई भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आपका क्या है, इट विल ऑलवेज बी फॉलोइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ। तभी देखो जैसे ग्रेविटी है आपका, ग्रेविटी क्या है G(m1m2/r) का स्क्वायर, इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्स लॉ, ये भी आपका क्या है 1/4πε0 Q1 Q2/r का स्क्वायर। कोई भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, अगर आप मैग्नेटिक फोर्स देखेंगे वो भी आपके इनवर्स लॉ को, स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई साहब, देखो E इंटू क्यू इज इक्वल टू फोर्स, है ना, तो अगर इसका r² है डिनोमिनेटर में, इसका भी r² होगा डिनोमिनेटर में, ऐसे समझो, एकदम सिंपल रखो फिजिक्स को, ठीक है। तो कभी भी r नहीं हो सकता, ये r² ही होगा, चाहे कैसा भी ले लो, कहाँ 0 होगा कहाँ नहीं ये अलग बात है, लेकिन ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। क्लियर है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू हाउ मच भाई साहब 10⁵, है ना, 10⁵ है ये भाई साहब, तो आप कर लो यहाँ पे तो अगर हम Q की वैल्यू निकालते हैं, मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी स्टोर्ड, मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी स्टोर्ड विल बी 4πε0 r का स्क्वायर इंटू 10⁵, ठीक है। 4πε0 मतलब हो गया 1/9 इंटू 10⁹ इसका वैल्यू हो गया, ठीक है। r² मतलब कितना हो गया भाई साहब 4 इंटू 10⁵, 4/9 है तो अपॉन अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, देखो 4.4 आ जाएगा, ठीक है, 4/9, और यहाँ पे 5 और ये 9 है तो ये हो गया 10⁻⁻⁴ कूलम। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। देखो छोटी छोटी बातों पे अगर कंफ्यूजन होता भी है ना, तो कहीं ना कहीं लिंक को संभालो, ठीक है, कि थोड़ा पीछे जाते हैं, अगर समझ लो कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई साहब यहाँ पे r² होगा या r, थोड़ा पीछे जाओ भाई साहब, आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स में एप्लीकेबल होगा, क्योंकि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। तो आपका भाई साहब फोर्स होता है EQ, तो इसका मतलब अगर इसकी प्रोपोर्शनलिटी r² के साथ है तो E की भी प्रोपोर्शनलिटी r² के साथ होगी, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे एक देखिए, मैंने आपको बोला था ना एकदम सेम सवाल आ रहा है, देखो सिर्फ यहाँ पे न्यूमेरिकल्स डाल दिए, ठीक है। CBSE में आ चुका है ये, सैंपल पेपर में आया हुआ है ये 2015 के, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो क्या दिखा हुआ है, 8 आइडेंटिकल स्फेरिकल ड्रॉप्स, 8 आइडेंटिकल स्फेरिकल ड्रॉप्स हैं
ईच कैरिंग अ चार्ज ऑफ 1 नैनोकूलम, ठीक है, हर एक में चार्ज कितना है भाई साहब 1 नैनोकूलम, दैट इज 10⁻⁻⁹ कूलम है हर एक में, ठीक है, ओके, आर एट अ पोटेंशियल ऑफ 900 वोल्ट ईच। तो 8 ऐसे ड्रॉप हैं भाई साहब, ऐसे 8 ड्रॉप हैं, 8 ड्रॉप्स, ठीक है, और हर एक का चार्ज कितना है 10⁻⁹ कूलम, और इसका पोटेंशियल कितना है, हर एक का पोटेंशियल है भाई साहब 900 वोल्ट ईच, ठीक है, हर एक का पोटेंशियल है ये, ठीक है। ऑल दीज ड्रॉप्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज ड्रॉप, ठीक है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ दिस लार्ज ड्रॉप। तो पहले तो भाई साहब अपन क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। तो लेट्स से स्मॉलर ड्रॉप्स का रेडियस है r, स्मॉलर ड्रॉप्स का, तो लार्जर ड्रॉप का रेडियस लेट्स से हमने मान लिया कैपिटल R है। तो वॉल्यूम तो भाई साहब सेम होगी 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। यहाँ पे कितने हैं 8 है ना, 8 स्मॉलर ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम होगा वो एक बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम हो जाएगा। 4/3 पाई और 4/3 पाई कैंसिल हो गया, r क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 8r क्यूब हो गई। सो देयरफॉर r की वैल्यू क्या होगी, क्यूब रूट ऑफ 8r क्यूब, दैट विल बी हाउ मच 2r। तो r की वैल्यू बच्चा पार्टी कितनी हो गई 2r, मतलब रेडियस ऑफ द बिगर ड्रॉप इज 2r, ठीक है, ओके। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ दिस लार्ज ड्रॉप। अभी यहां पे देखो, यहां पे आपने क्या किया है, टोटल आपका चार्ज क्या हो जाएगा, तो लेट्स से r आ गया इतना, अगर मेरे को यहां पे टोटल चार्ज लेना है जैसे q डैश, तो बिगर ड्रॉप का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बोलो, हर एक का कितना है 10⁻⁹, 8 ड्रॉप्स हैं तो 8 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ये आपका हो गया भाई साहब बिगर ड्रॉप का चार्ज, ठीक है, क्लियर है। आपको यहां पे पोटेंशियल ऑफ दिस लार्जर ड्रॉप कैलकुलेट करना है। हाउ विल यू कैलकुलेट दिस, बोलिए बोलिए, सी को कैलकुलेट करेंगे, सी कितना हो जाएगा 4πε0r, ओके। उसके बाद सी डैश कैलकुलेट करेंगे तो उसके बाद वी डैश आ जाएगा। इज दिस द वे वी विल गो हेड, इज दिस द वे, ओके। चलिए भाई साहब, तो अपना यहां पे आपका सी डैश कितना आ जाएगा बोलो, 4πε0 कैपिटल आर कितना हो गया ये बोलो 1/9 इंटू 10⁻⁹, और ये कैपिटल आर कितना हो गया, कैपिटल आर इज 2 टाइम्स ऑफ आर, 2 टाइम्स ऑफ आर मतलब छोटा वाला आर कितना था भाई साहब, यहाँ पे रेडियस नहीं दिया हुआ है, हाँ बोलो भाई साहब अब क्या करोगे, तो यहाँ पे भाई साहब रेडियस नहीं दिया हुआ है, अब हम क्या करेंगे, तो अब हम जाएंगे भाई साहब C1/C2 पे, ठीक है। तो हाँ नहीं दिया हुआ है ना, रेडियस का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, रेडियस का रिलेशनशिप हमने निकाला है, रेडियस का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ओके। तो C हो गया स्मॉलर का कैपेसिटेंस, और लेट्स से C डैश हो गया बड़े वाले का कैपेसिटेंस, और C हो गया स्मॉलर का कैपेसिटेंस, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4πε0 r, और ये कितना होगा बोलो 4πε0 स्मॉल r, ठीक है। मीडियम आपका परमिटिविटी तो सेम ही रहेगा भाई साहब, ओके। अभी इसके जगह पे अपन टड़ांग तो ये हो गया C डैश बाई C, यहाँ पे R की जगह पे क्या लिख सकते हो 2r/r, ठीक है, कैंसलम तो C डैश कितना हो गया 2 ऑफ C, ठीक है। अभी ये C क्या होगा, देखो इस पे आ जाओ भाई साहब, एक का वोल्टेज कितना है कूलम भाई साहब, कितना है इसका छोटे वाले का 10⁻⁹ है, और आपका भाई साहब वोल्टेज कितना है 900, तो इससे C निकाल सकते हो कि नहीं, ठीक है। आपका भाई साहब C क्या हो जाएगा Q/V, है ना, तो Q कितना है आपका 10⁻⁹, और इधर हो गया आपका 900, ठीक है। सो आई कैन से दैट दिस इज 1/9 इंटू 10⁻⁹, और ये हो गया 2, तो -11, इतना ही रहने दो भाई साहब, हमको कैपेसिटेंस से कोई लेना देना नहीं है, हमको यहाँ पे ये निकालना है, ठीक है। तो आपका भाई साहब हो गया 1, तो आपका C डैश कितना हो जाएगा बच्चा वाड़ी, C डैश हो जाएगा आपका 2C ना, C डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2C, दैट इज 2 इंटू 1/9 इंटू 10⁻⁻11, दैट विल बी 2/9 इंटू 10⁻⁻11। मामला समझ में आ रहा भाई साहब, Q डैश मिल गया, C डैश मिल गया, अभी आपको क्या कैलकुलेट करना है वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्टेज भाई साहब कितना हो जाएगा, वोल्टेज विल बी पीपल व्हाट विल बी द वोल्टेज ठीक है, दिस विल बी Q/C, ठीक है। Q की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, Q की वैल्यू टोटल बताओ यहाँ पे 8 इंटू 10 Q डैश बाई C डैश, आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो आपका हो गया 8 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 2/9 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, ओके। ये भाई साहब आपका 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 2 हो गया, एक मिनट रुक जा भाई साहब, -9 + 11 है ना,
2 4 जा 8, 4 9 जा कितना हो गया 36, 36 इंटू 10 रेज टू 2, तो ये कितना हो गया 3600 वोल्ट, ठीक है। हाँ सर यहाँ पे C की वैल्यू तो अगर लेंगे तो वो 2C होगा ना वहाँ पे, 2C = Q/2। क्या 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 यहाँ पर C ले, यहाँ पे आपने कैलकुलेट करके C' = 2C, तो वहाँ पर 2C लेंगे तो बस C लेंगे। हाँ तो C लिया ना मैंने, देखो यहाँ पे C तो लिया लेकिन 2C होगा ना। नए वाले का कैपेसिटेंस कितना है 2C, C' की वैल्यू कितनी आई 2C। पुराने वाले पे जाओ, पुराने वाले पे एक ड्रॉप को उठाओ, एक ड्रॉप का वोल्टेज कितना है 900 और एक ड्रॉप का चार्ज कितना है 10⁻⁹, तो एक ड्रॉप का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा इतना, ठीक है। हाँ तो उसमें मल्टीप्लाई कर दिया भाई साहब, ठीक है, तो आपका कितना हो गया 3600 वोल्ट। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। प्लीज पे अटेंशन पीपल, इट्स अ न्यू चैप्टर। ये चैप्टर रिलेटिवली आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इजी है, लेकिन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में भाई साहब आपके इधर उधर हो जाते हैं। जैसे फैराड क्यों है भाई साहब, ऐसा पूछ लिया भाई साहब, ठीक है। तो आपका कैपेसिटेंस जो है वो आपके किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है वो जानना ज़रूरी है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम से आपका बाद में कैसे परमिटिविटी ऑफ सराउंडिंग मीडियम कैलकुलेट होता है वो जानना ज़रूरी है। दीज आर थिंग्स दैट वी नीड टू हैव फोकस ऑन, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम टुडे।